जीएस ट्यूब में आपका स्वागत है। मैं निर्भय सिंह पिछले 7 वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं में जो सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो तैयारी करते हैं उनका मार्गदर्शन कर रहा हूँ। राज्य व्यवस्था अर्थव्यवस्था के साथ साथ वैकल्पिक विषय इतिहास का भी अध्यापन करता आ रहा हूँ। ये ब्लॉग है जो कि हिस्ट्री जिनका ऑप्शनल है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, एक बार जरूर देखिएगा। और ये जीएस ट्यूब का टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम समूह का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो आपको ब्लॉग का भी लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम समूह का भी लिंक मिल जाएगा और फेसबुक का भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग राज्य व्यवस्था के अंतर्गत मौलिक अधिकार का अध्ययन कर रहे थे और हम लोग अनुच्छेद 18 तक पहुंच चुके थे। अनुच्छेद 14 जो विधि के समक्ष समता, विधि के समान संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 15 सार्वजनिक स्थलों में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं होगा, ऐसा बताता है। 16 सरकार के अधीन जो नियोजन है होते हैं उसमें कोई भी भेदभाव नहीं होगा, ऐसी बात करता है। जबकि 17 अस्पृश्यता का निषेध करता है, जबकि 18 उपाधियों का अंत करता है। अगर आपने इसका पिछले वीडियो नहीं देखा तो उसको देखिएगा। आज हम लोग बढ़ रहे हैं 19 से 22 की तरफ, जो है कि स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, 19 से 22 तो बहुत शॉर्ट में आपको रिवीजन करा दिया है और वीडियो नहीं देखा है तो क्रम से देखिएगा, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। वैसे भी देखिए अनुच्छेद 19 से कुछ स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। ठीक है, कैसी स्वतंत्रता? तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखिए यहाँ 19(1) का लिखा है, कहीं ए भी लिख देंगे तो गलत नहीं हो जाएगा। ठीक है, बी लिख देंगे तो गलत नहीं हो जाएगा, सी डी ई एफ जी ऐसे करके लिख देगा तो गलत नहीं हो जाएगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। ठीक है, सर ने हिंदी में लिख दिया, हम क्या करें, तो इसके लिए परेशान नहीं होंगे। नागरिकों को स्वतंत्रता प्राप्त है। तो कैसी स्वतंत्रता? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि हम लोग जो सोच रहे हैं, जो ऐसा किसी की आलोचना करना चाह रहे हैं, सरकार की आलोचना करना चाह रहे हैं, भाई लोकतंत्र का तो मूल यही है ना कि हम अपने सरकारों की आलोचना कर सकें। ठीक है, तो जो हम जो सोच रहे हैं वो बोल सकें। ठीक, तो ये अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली गई है हमें, और इसी से प्रेस को भी आप देखेंगे स्वतंत्रता प्राप्त है। ठीक है, और इसके अभिव्यक्ति सिर्फ बोलने से तक नहीं है, जैसे कि आप देखेंगे झंडा फहराने को लेकर के भी निर्णय दिया गया है नवीन जिंदल के केस में। तो झंडा फहराने को भी अभिव्यक्ति के अंतर्गत 19(1) अंतर्गत माना गया है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप जिसको जो मर्जी है वो बोल देंगे। कोई युक्त निर्बंधन की चर्चा भी हम लोग आगे देखेंगे। देखिए मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, तो उसकी चर्चा हम लोग बाद में कर लेंगे। ठीक है, पहले हमें क्या स्वतंत्रता मिली है वो देख लेते हैं। शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। अगर हम शांतिपूर्ण तरीके से, मतलब हथियारबंद ना हो और कोई उत्तेजक बातें ना करें, मतलब दंगा भड़काने वाली बातें कर रहा हूँ, अपराध के लिए बोलने वाली बातें ना करें, तो बिना शस्त्र के शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं उसके लिए। किसी भी प्रकार का संघ बनाने के लिए स्वतंत्र हैं हम। भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र हैं, कहीं भी निवास कर सकते हैं हम। संपत्ति की स्वतंत्रता था, लेकिन अब 44वें संविधान संशोधन 1978 से उसे हटा दिया गया है मौलिक अधिकारों की सूची से। अब ये मौलिक अधिकार ना होकर के विधिक अधिकार है। आर्टिकल 300(a) या 300(a) जो भी आप समझते हो। ठीक है, वृत्ति की स्वतंत्रता। वृत्ति की स्वतंत्रता मतलब किसी भी, देखिए जब हम प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं तो देखते हैं बहुत सारा वेद देखने को मिलता है धर्म के आधार पर। ब्राह्मण ये करेगा, क्षत्रिय ये करेगा, वैश्य ये करेगा, शूद्र ये करेगा, वो ये करेगा, मतलब इस तरीके से कोई भी विभेद नहीं रखा गया। कोई भी व्यक्ति स्वतंत्रता है कि कोई भी काम जो व्यक्ति करना चाहता है वो कर सकता है। हाँ, तो ये हालांकि इसके मान्य और भी हैं जिनकी अभी हम लोग बात चर्चा करेंगे 19, 2, 3, 4, 5, 6 में जब ये युक्त निर्बंधन पढ़ेंगे। युक्त निर्बंधन पे क्या है पहले उसको समझ लीजिए। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन वो क्या है उसको समझ लीजिए पहले। तो आप देखिए युक्त निर्बंधन का मतलब आपको स्वतंत्र हैं अपने घर में, बिल्कुल स्वतंत्र हैं, जैसे मर्जी आए वैसे रहें। लेकिन कभी भी आप देखिएगा घर में जब आप टी शर्ट की कॉलर या शर्ट की कॉलर खड़ी करके घूमते हैं
तो मम्मी या पापा या बड़ी बहन या बड़ा भाई कोई ना कोई आपको टोकी देता, क्या ये गुंडे बन के घूम रहे हो। तो ये जो बोला गया है ये युक्त युक्त निर्बंधन के अंतर्गत आता है। मतलब आप स्वतंत्र हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी घर में करेंगे, है ना। आप स्वतंत्र हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को गालियां दे देंगे। आप स्वतंत्र हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने घर में खूब तेज तेज गाने बजाएंगे और पड़ोसियों का रहना दूभर कर देंगे। स्वतंत्रता है तो इस बात को समझिएगा। निर्बंधन, रिस्ट्रिक्शन कैसा, रीजनेबल, युक्ति से युक्त हो, रीजनेबल हो वो, ठीक है। तो यहाँ पर 19(1)(a) में जो आपको वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली हुई है, इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन है, युक्त युक्त निर्बंधन है, ठीक है। युक्त युक्त निर्बंधन कैसी, कि आप अभिव्यक्ति के लिए आजाद हैं लेकिन ऐसी कोई अभिव्यक्ति नहीं करेंगे जो भारत की संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देता हो, ठीक। आप ऐसी कोई अभिव्यक्ति नहीं करेंगे जो राज्य की सुरक्षा पर खतरा हो, या विदेशी राज्यों से जो संबंध है हमारे, विदेशी राज्यों से संबंध। अभी हाल के दिनों में एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, नाम नहीं ले रहा हूं, समझ जाएंगे आप सभी, इतने समझदार हैं। उन्होंने अपना अजीब बयान दिया जिससे सिंगापुर मतलब नाराज टाइप का हो गया। नाराज क्या मतलब, उसने प्रतिक्रिया तो दी ही कि हमें दिल्ली के सीएम को दंडित करने का अधिकार है, लेकिन खैर वो भारत ने कहा कि भाई वो जो दिल्ली के सीएम हैं उनका जो स्टैंड है उससे वो भारत सरकार का स्टैंड नहीं है, ठीक है। वो तो खैर सिंगापुर संतुष्ट हो गया। लेकिन देखिए आप इस तरीके के बयान देने का कोई मतलब नहीं है। अगर वो कहें कि हम अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत है तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये बेमतलब से चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। ऐसा कोई अभिव्यक्ति नहीं कर सकते हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को समस्या कर जाए, कानून व्यवस्था को समस्या कर जाए। जैसे कि भड़काऊ भाषण वाली बात हो गई, किसी को अपराध के लिए उत्तेजित करने वाली बात हो गई, तो ऐसा भी कोई अभिव्यक्ति नहीं कर सकते हैं। किसी की मान हानि नहीं कर सकते हैं, न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी इसका मतलब ये थोड़ी ना कि किसी को कुछ भी बोल देंगे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझिएगा। अवमानना का जो मामला है वो भी इसके अंतर्गत आ जाता है, ठीक। तो ये अभिव्यक्ति की आज़ादी के युक्त युक्त निर्बंधन है, ठीक है। नोट्स बनाते चलिएगा भाई, क्योंकि देखिए मैं स्पष्ट कहता हूँ, एक शॉर्ट नोट टाइप का जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो तो मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है, कोई समस्या नहीं मुझे, और मैं मांगने पर दे भी देता हूँ। कई बार टेलीग्राम समूह में लोग मांगते हैं तो मैं दे भी देता हूँ, कोई समस्या नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, कभी किसी दूसरे के नोट्स आपके काम नहीं आ सकते हैं। हर व्यक्ति के अपने नोट्स निजी होते हैं, तो इनको बनाइए। जैसे कि मुझे कुछ चीज़ें याद हैं, कुछ चीज़ें लिखा हुआ है, या कुछ चीज़ें समीकृत करके मैं बोलता हूँ, आप उसको उठा करके पूरा लिखिए, धीरे धीरे उसको याद कीजिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि कोई ये भी नहीं कह सकता कि मुझे एक बार में आ जाएगा, कोई समस्या नहीं, उसको लिख करके रखिए। थोड़ा सा नोट्स बनाना जरूरी है। हर बार हर जगह इंटरनेट मौजूद नहीं होता है, और इंटरनेट भी मौजूद होता है तो जब आप किताबें बहुत तेज़ी से खोज सकते हैं, जो उतनी तेज़ी से आप यूट्यूब पे या किसी वीडियो में जाकर खोज नहीं सकते, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नोट्स जरूर बनाइए। शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन, यहाँ पर भी वही युक्ति निर्बंधन है कि भाई बात की संप्रभुता, एकता, अखंडता का ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ऐसा कोई सम्मेलन नहीं करेंगे जो लॉ एंड ऑर्डर को प्रॉब्लम कर जाए, लोक व्यवस्था या कानून व्यवस्था को समस्या कर जाए, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। संगम और संघ बनाने की स्वतंत्रता, बिल्कुल भाई, संगम और संघ बनाने की स्वतंत्रता बिल्कुल है। कैसे संगम और संघ, जैसे बहुत सारे श्रमिक संघ आपने सुने होंगे, किसानों का संघ सुना होगा, विद्यार्थियों का संघ सुना होगा, या आपने बेरोजगारों का संघ सुना होगा, या आपने मजदूर संघ सुना होगा। इस तरीके का संघ कोई बनाना चाहता है तो बनाए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन यहाँ पर युक्ति निर्बंधन यहाँ पर भी है। कैसे, कि भारत की संप्रभुता और एकता, अखंडता का ध्यान रखना होगा। यहाँ पर भी आपको लोक व्यवस्था मतलब लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर भी सदाचार का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर युक्ति निर्बंधन इस तरीके से है। भारत के राज्य क्षेत्र में सब जगह आप संचरण कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पर युक्त निर्बंधन क्या है उसको जरा सुन लीजिए। जैसे कि कुछ हमारे औद्योगिक प्रतिष्ठान है, रक्षा प्रतिष्ठान है, वहाँ पर आप कुछ जगहों पर आप देखेंगे जाने से रोका जाता है, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि कुछ रक्षा प्रतिष्ठान का मतलब मेरा आपको ये समझाना है, मान लीजिए कोई
न्यूक्लियर रिएक्टर वाला एरिया है, या कोई ऐसा रक्षा से संबंधित है, सेना से संबंधित है, वहाँ पर जाने से रोका जा सकता है। आप फोटो देखेंगे कई बार फोटोग्राफी करना मना होता है। और इसके अलावा क्या है कि अनुसूचित जाति और जनजाति वाले जो कुछ क्षेत्र होते हैं उसमें आपको जाने से रोका जा सकता है, या आपको परमिशन लेके जाना होता है। ठीक है, तो ये युक्तियुक्त निर्बंधन यहाँ है, और यही युक्तियुक्त निर्बंधन यहाँ पर भी लागू हुआ। हालांकि यहाँ पर जब हम लोग पहले पढ़ते थे तो JNK मतलब जम्मू कश्मीर की भी चर्चा करते थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर की चर्चा नहीं कर रहे हैं फिलहाल हम लोग। तो यहाँ पर लेकिन यह ध्यान रखिएगा, निवास की अनिवार्यता में भी वही बात है कि जो आदिवासी जाति हैं, जो अनुसूचित जनजातियाँ हैं, उनके भले के लिए आपको कहीं भी निवास करने से भी रोका जा सकता है। जैसे कि आप नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में देखते हैं कि उनमें इनर लाइन परमिट चलता है। वो इनर लाइन परमिट क्यों चलता है, मैंने आपको कल भी इस बात को समझाया था जब मैं आपको निवास की अनिवार्यता की बात कर रहा था कि भाई जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनकी अपनी संस्कृति है, वो नहीं चाहते कि संस्कृति में कोई बाहरी लोग हस्तक्षेप करें। ठीक है, और उनकी संस्कृति किसी प्रकार से कम हो या न्यून हो, डाइल्यूट हो, वो नहीं चाहते। ठीक है, तो उनको भी भाई जीने का अधिकार तो है ना, तो इसीलिए ये रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर लगाया गया है। अब संपत्ति की स्वतंत्रता तो है नहीं, तो उसकी यहाँ कोई बात भी नहीं करनी है। मेन बात अब आपको यहाँ पर आना है, वृत्ति की स्वतंत्रता, व्यापार की स्वतंत्रता है, निश्चित रूप से है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप पैरासीटामॉल लेकर बैठ जाएंगे, सुई लेकर के बैठ जाएंगे, आला लगा लेंगे और डॉक्टर झोला छाप डॉक्टर बनकर के बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं है। वृत्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी काम करने लग जाएं। आप कहें कि भाई हमें तो शराब बेचनी है, आप कहें नहीं हमें तो भांग को ठेले पे बेचना है, आप कहें कि नहीं हम तो बच्चा पैदा करेंगे और जो निसंतान लोग हैं उनको बेच देंगे, या हम महिलाओं को बेचेंगे एक जगह से दूसरी जगह। मतलब ये कोई व्यापार नहीं हुआ, इस बात को ध्यान रखेंगे आप। और कुछ मामलों में सरकार चाहे या राज्य चाहे तो तकनीकी जो जानकारी है, तकनीकी जो ज्ञान है, उसकी अनिवार्यता कर सकती है। ठीक है, इस बात को यहाँ पर उम्मीद करता हूँ आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। नहीं समझ पाए हैं तो दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ये है ही आपके पास। अनुच्छेद 20 की तरफ चलते हैं। किसी व्यक्ति को प्रवर्तक विधि के अधीन विहित अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है और उससे अधिक दंड का भागी नहीं होगा जो तत्समय प्रवर्तक विधि के अधीन दिया जा सकता है। यह संरक्षण केवल दांडिक अपराध के लिए। क्या कह रहा है आर्टिकल, जरा ध्यान दीजिए, एक एक शब्द को हम लोग समझेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, ध्यान दीजिए। किसी व्यक्ति को प्रवर्तक विधि, प्रवर्तक विधि का क्या मतलब है? कोई कानून जो पहले से लागू हो, कानून जो पहले से लागू हो। पहले समझ लीजिए, फिर मैं एक सामान्य उदाहरण देकर के आपको समझा दूंगा, बिल्कुल बेहतर समझ में आ जाएगा, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। प्रवर्तक कानून जो पहले से लागू हो उसके अधीन ही किसी को दोषी आप ठहरा सकते हैं, पहली बात तो ये बात है। और उतना ही दंड देंगे जितना कि पहले से निर्धारित है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आपने कोई अपराध किया, ठीक है, और इस अपराध में के लिए भारतीय संसद में या भारतीय दंड संहिता में कोई कानून ही नहीं है। जब कोई कानून नहीं है तो आपका किया हुआ वो काम कानूनी रूप से अवैध नहीं माना जाएगा, अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझ जाइए। फिर से, कोई अपराध हुआ और उसके लिए कोई कानून नहीं है, कोई कानून नहीं है तो उस व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता। अगर कानून है भी तो मान लीजिए 3 वर्ष की सजा है तो 3 वर्ष या उससे कम सजा दे सकते हैं, लेकिन 3 वर्ष से ज्यादा का सजा नहीं दे सकते। देखिए, वह उससे अधिक दंड का भागी नहीं होगा जो तत्समय विधि के अधीन दिया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना दंड निर्धारित है, मान लीजिए 1 साल का ही निर्धारित है तो 1 साल ही दे सकते हैं, 1 साल से ज्यादा नहीं दे सकते। हाँ, 1 साल से कम देना है तो दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसका मतलब क्या हुआ, आपको भी समझा दूं इसका मतलब क्या हुआ, जो किताब में आपको मिलती है लाइन। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई कानून बना करके पिछली डेट से लागू नहीं करवाया जा सकता है, खासतौर से वो जो दांडिक अपराध से संबंधित है। क्रिमिनल केस, दांडिक मतलब क्रिमिनल केस, कोई क्रिमिनल वाला अपराध हो तो उसको बैक डेट से लागू नहीं किया जा सकता। मान लीजिए एक एक्स व्यक्ति ने किसी की हत्या कर दी, ठीक है, हत्या करने में उस समय 7 साल की जेल मिली।
अब बाद में कानून बदल दिया कि भाई 7 नहीं, कम से कम 10 साल की जेल होनी चाहिए। तो अब ऐसा नहीं कि जिसको पहले सजा हो चुकी है उसमें 3 साल जोड़ दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जब उसने को दंड सुनाया गया था तब 7 वर्ष की सजा थी, तो 7 ही वर्ष दिया जाएगा, 7 वर्ष से ज्यादा नहीं होगा। हाँ, अगर कानून ऐसा बन जाए कि भाई कोई कत्ल किया है तो 7 मैक्सिमम 5 साल ही दे सकते हैं, हाँ, तो इसका लाभ उसको जरूर मिल जाएगा। मतलब इसका लाभ उसको जरूर मिल जाएगा। सजा को कम किया जा सकता है लेकिन सजा को बढ़ाया नहीं जा सकता है पिछले अपराधों, मतलब आज कानून बना के पिछले अपराधों को दंडित नहीं किया जा सकता है। कैसे अपराध? जो दंडिक अपराध है, जो क्रिमिनल के ऑफेंस है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं फिर रिपीट कर देता हूं बार बार। केवल उसी अपराध के लिए आपको दोषी ठहराया जा सकता है जो पहले से लागू हो, और उतनी ही सजा दी जा सकती है जो उस समय विधि के अधीन हो। मतलब 5 साल की सजा दे सकते हैं तो 5 ही दे सकते हैं, 5 से कम दे सकते हैं लेकिन 5 से ज्यादा नहीं दे सकते। लेकिन ये जो संरक्षण है वो सिर्फ दंडिक अपराध में। ऐसा क्यों लिखा है? ऐसा इसलिए लिखा है कि कोई भी टैक्स आपसे पिछली डेट से लिया जा सकता है, क्योंकि वो दंडिक नहीं हुआ, वो सिविल मामला हो गया। ठीक है, तो इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 20(2) क्या कहता है? 20(2) ये कहता है किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। मतलब कोई एक व्यक्ति है, उसको एक बार सजा मिली और उसने सजा को काट लिया, सजा को भोग लिया, तो अब दोबारा जो पक्ष है वो कहे कि नहीं भाई हम इतनी सजा से संतुष्ट नहीं है, इसको और सजा मिलनी चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि कोई टी नाम का सरकारी अधिकारी हो, कोई टी नाम का सरकारी अधिकारी हो, ये हो सकता है। उसके ऊपर न्यायालय में केस अलग चले और विभागीय कार्रवाई अलग चले, ये हो सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन न्यायालय सजा सुना दी हो, न्यायालय और उसने सजा भोग ली हो, तो दोबारा सजा दिलवाने के लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि एक ही अपराध के लिए आपको 2 बार दंडित किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तीसरे पे चलते हैं। 20(3) किसी भी व्यक्ति को जिस पर अपराध आरोपित है स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए कोई अपराधी है एक्स, ठीक है, तो एक्स का अधिकार है कि वो अपने विपरीत साक्ष्य ना दे। मतलब वो अपने आप को हमेशा बेगुनाह बता सकता है, कोई समस्या नहीं है। उसको मार के पीट के आप पुलिस वाला, वो फिल्मों में दिखा देते हैं कि हीरो को इतना मारा कि उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। लेकिन आपको बता दूं, ये सिर्फ फिल्मी बात है। कोर्ट में पुलिस के सामने बयान को तो मानते ही नहीं है, मतलब प्रथम दृष्टया उसको नहीं मानेंगे। हाँ, अगर ये अपने मन से देना चाहे बयान तो दे दे। तो उसमें भी कोर्ट ने पूछा था कि आप ये जो बयान दे रहे हैं अपने मन से दे रहे हैं, उसमें भी पूछा जाता है क्यों? क्योंकि ये को पुलिस के सामने माना जाता है कि भाई मार के डर से उसने कबूल कर लिया हो कि हाँ हमने कोई काम किया है, या दबाव डाल के उसको मनवाया गया हो। इसलिए कभी भी ध्यान रखिएगा, किसी भी व्यक्ति को दबाव डाल करके अपराध उसमें शामिल होना या साक्ष्य प्राप्त करना नहीं माना जाता है। देखिए एक बात और आपको समझा देता हूं, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि भाई ये प्राकृतिक न्याय को भी ध्यान रखना पड़ता है। प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जस्टिस जो होता है, तो ये अब मानव का स्वभाव है कि अगर कोई गलती हो जाती है तो छुपा देता है। मतलब घर में ही कोई चीज टूट जाती तो आप जल्दी बताते नहीं कि हमसे हुआ है। वो छोटे से धीरे धीरे आदत, जब घर वाले कहते हैं कि अरे परेशान मत हो, सच सच बता दो, कोई बात नहीं, टूट गया दूसरा ले लेंगे, तब आपको धीरे धीरे कहीं जाके सच बोलने की आदत पड़ती है। वरना एक स्वभाव होता है, मानव स्वभाव है वो, कि वो गलती करता है और छुपाता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी। तो किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती उसका अपराध स्वीकार करने को नहीं बोल सकते। ठीक है, और यही वो कारण है कि जो ब्रेन मैपिंग होती है, जो पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, उसको अवैध घोषित किया गया। लेकिन फिर भी आप देखते होंगे पुलिस इस्तेमाल करती है। तो पुलिस इस्तेमाल इसलिए करती है कि वो उसकी जांच को दिशा मिल पाए, लेकिन उससे जो एविडेंस मिलेगा, जो उस समय जो वो गवाही देगा, उसको प्रस्तुत नहीं कर सकते कोर्ट में, कोर्ट स्वीकार नहीं करेगा। हाँ, अगर उसने जो जानकारी दी है उसको पुलिस लेकर के छानबीन कर ले, उसके बाद कोई साक्ष्य मिलेगा तो मान लिया जाएगा। लेकिन
अब आप कहो कि सोते में या पॉलीग्राफ टेस्ट का जो आया है निर्णय परिणाम उसको कोर्ट मान लेगा, तो कोर्ट नहीं मानेगा। ये केजी बालाकृष्णन ने 2010 में इसको बोल दिया था कि भाई पॉलीग्राफ टेस्ट को या नार्कोटिक्स जो होता है वो टेस्ट को हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हर व्यक्ति को अधिकार है कि भाई अपने विरुद्ध साक्ष्य उसे नहीं दे। लेकिन एक बात और बता दूं, एक दूसरा केस है, देखिए मैं जानबूझ के नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन समझ जाइएगा या सर्च कर लीजिएगा। और एक दूसरा केस है, एक व्यक्ति एक्स है, वो एक व्यक्ति को बताता है कि ये हमारे पिताजी हैं। अब पिताजी हैं वो एक राजनीतिक दल के बहुत बड़े नेता हैं, हालांकि थे, अब दोनों ही, ये भी दुनिया में नहीं है और ये भी दुनिया में नहीं है। तो उसने कहा ये पिता हैं, और ये मान नहीं रहे थे। फिर ये कोर्ट गया। अब कोर्ट गया तो कोर्ट ने कहा कि भाई अब यही एक तरीका है, डीएनए वही एक तरीका है जिससे पता चल सके कि भाई इसका पिता कौन है। और एक दो बार लोग गए, लेकिन इन्होंने सैंपल देने से मना कर दिया किसी प्रकार का। तो इन्होंने जब सैंपल देने से मना कर दिया, तब कोर्ट ने कहा कि अगर अब की बार फिर हम आपसे आग्रह करते हैं, लेकिन अगर आप मना करते हैं तो फिर हम ये मान लेंगे कि आप ही पिता हैं। ऐसा भी है मामला। जहां देखिए, इस बात को समझिए, जांच में सहायता करना अलग चीज होती है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जांच में सहायता करना अलग चीज होती है, और उसी व्यक्ति को पीट पीट के कबुलवाना दूसरी चीज होती है, दबाव डाल के कबुलवाना दूसरी चीज होती है। ठीक है। और कुछ चीजें इसलिए भी हैं कि पुलिस का जो अत्याचार है उससे बचाया जा सके। भाई ये काम कोर्ट के ऑर्डर पे हुआ है, ठीक है, और पुलिस की पिटाई कोर्ट के ऑर्डर पे नहीं होती है, इसलिए ये 20(3) आपको दिया गया है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, और ये सब जानकारी रखिए, क्योंकि आपको बहुत सारे लेख पढ़ने में समझ में नहीं आते होंगे कि क्या इसकी क्या चर्चा हो रही। तो आर्टिकल को थोड़ा सा याद रखेंगे तो काफ़ी सुविधा मिलेगी, काफ़ी बेहतर होगा। अनुच्छेद 21, किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इसका क्या मतलब है? किसी भी व्यक्ति को, पहले ध्यान दीजिए, किसी भी व्यक्ति को ये कह रहा है, मतलब सबको ये प्राप्त है। अच्छा देखिए, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इस बात को जरा समझिएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब विधायिका जो भी नियम बना दे, यही तो बात हुई, विधायिका जो भी नियम बना दे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं अभी आपको समझा देता हूं, लेकिन पहले आप कुछ चीजें समझ लीजिए ताकि मैं जब व्याख्या करूं तो आप समझ सकें। विधायिका जो भी नियम बना दे उसके से कर सकते हैं, ठीक। या दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता की व्याख्या थोड़ा सा अलग तरीके से हुई पहले ए के गोपालन के केस में। एक्चुअली में हुआ ये कि ए के गोपालन साहब थे, उनको गिरफ्तारी हुई, और गिरफ्तारी को उन्होंने चुनौती दी कि भाई ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत सर्वत्र विचरण का जो अधिकार है उसके अंतर्गत हमें गलत तरीके से यहाँ पर गिरफ्तारी हुई है। तो वहाँ पर कोर्ट ने कहा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, देखिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब कोर्ट ने संसद ने जैसा भी विधि बनाया है तो उस विधि को वो विधि के अनुरूप मान लेंगे, और अगर गिरफ्तारी हो गई है, दैहिक स्वतंत्रता आपकी समाप्त हो गई है, तो फिर आप अनुच्छेद 21 का दावा नहीं कर सकते। वहां पर जो बात हुई है ए के गोपालन के केस में। बाद में फिर 1978 में जो मेनका गांधी केस है उसमें इस निर्णय को पलटते हुए कहा गया कि भाई देखिए, ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भले ही लिखी गई हो, लेकिन इसका जो आचरण करना है हमें विधि सम्यक प्रक्रिया के रूप में करना है। विधि सम्यक प्रक्रिया, क्योंकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन में चल सकती है। क्यों ब्रिटेन में चल सकती है? क्योंकि वहां लिखित संविधान नहीं है। देखिए यही वो कारण है कि मैंने लिखित अलिखित संविधान ये सब शुरुआत में इसीलिए आपको बेसिक से बता दिए थे। वहां चल सकती है, जहां पर लिखित संविधान नहीं होता है वहां विधायिका का नियम ही सर्वोपरि होता है, वहां पर तो चल सकती है। लेकिन हमारे और अमेरिका जैसे देश में वो ये नहीं चल सकता, क्योंकि हमारे पास एक लिखित संविधान है
और लिखित संविधान के अनुरूप ही हमको चलना होता है। अर्थात विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है वो लिखा है तो लिखा रहने दीजिए, लेकिन उसकी व्याख्या जो है वो विधि सम्यक प्रक्रिया के रूप में किया जाना चाहिए। क्यों किया जाना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर जो संरक्षण है, अगर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अगर आप ब्रिटेन वाले मामले से समझेंगे तो विधायिका अगर कोई नियम बनाती है, विधायिका द्वारा निर्मित नियम जो हैं वो न्यायपालिका अवैध घोषित नहीं कर सकती। फिर जो उन्होंने विधि बना दिया वो सर्वोपरि है। लेकिन जब अमेरिकी संविधान के अंतर्गत आप इसकी व्याख्या करेंगे, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की विधि सम्यक प्रक्रिया के रूप में जब करेंगे, तो यहाँ पर 2-3 चीजें ध्यान रखना पड़ेगा कि विधि जो हो वो सरल हो और नेचुरल जस्टिस पर हो, प्राकृतिक न्याय पर हो, साथ ही 14 व 19 का उल्लंघन तो बिल्कुल ना करती हो। लेकिन यहां अगर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अगर हूबहू ब्रिटेन के संविधान वाला पॉइंट मान लेंगे तो 14 और 19 के तो पालन हो ही नहीं पाएगा। मतलब अगर उसका अतिक्रमण हो रहा है तो भी आप कानून को वैध माना जाएगा। इसीलिए आप देखेंगे अनुच्छेद 21 का जो व्याख्या है, अनुच्छेद 21 जो उसका जो क्या कहें कि निर्वचन है, धीरे धीरे फिर बड़ा ही उदार तरीके से किया गया। आप देखेंगे कि उस 1978 में मेनका गांधी केस के बाद ही आप बहुत सारे अधिकार यहाँ से देखेंगे, जैसे कि एक आपके सामने ही लिखा शिक्षा का अधिकार, ये मोहिनी जैन के मामले में, विशाखा और राजस्थान वाले मामले में आपको कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से के विपरीत आपको अधिकार प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसी से आपको भोजन का अधिकार प्राप्त हुआ है, विदेश गमन का अधिकार प्राप्त हुआ है। तो आप ये देखेंगे कि मेनका गांधी के केस के बाद ही अनुच्छेद 21 की जो है वो उदार व्याख्या प्रारंभ हो गई है। यहाँ तक कि आप देखेंगे स्वच्छ वायु का भी अधिकार स्वीकार कर लिया गया है, सोने का अधिकार भी एक अधिकार मान लिया गया है। तो यहाँ पर ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अगर देखिए अगर आप विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को हूबहू लेकर के चलोगे तो सोने का अधिकार कौन सा अधिकार है? कोई कानून तो है नहीं हमारे पास। लेकिन जब विधि सम्यक प्रक्रिया लेकर के चलोगे तब आपको सोने का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में मिल पाएगा। ठीक है, इस थोड़ा सा जो लाइन मैंने बोली उसको ध्यान दीजिए, फिर से रिपीट करता हूं। सोने का अधिकार जो मिला है मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया गया कोर्ट द्वारा, वो किसी आर्टिकल में तो है नहीं, उसे स्वीकार किया गया है। क्यों? क्योंकि विधि सम्यक विधि तो वही होगी जो प्रकृति के अनुरूप हो, जो 14 और 19 के अनुरूप हो, जो विधि की प्रक्रिया जो है सरल हो, सीधी हो। इस और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब कि जो कानून बनेगा वही माना जाएगा, भले आपको सोने का जो अधिकार मिले चाहे ना मिले। इसीलिए कोर्ट ने कहा कि विधि सम्यक प्रक्रिया के रूप में इसे जाना जाना चाहिए, भले यहाँ पर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिखा है तो क्या। ठीक है, 21 का राज्य विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। इसका क्या मतलब हुआ? मैंने आपसे कहा कि शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी में शामिल किया गया। कब? 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। और ये 86वें संविधान संशोधन 2002 ये आपको 2 जगह मिलेगा, क्योंकि ये बच्चों का मौलिक अधिकार है। और ये अधिकार देगा कौन? तो उनके माता पिता। तो माता पिता का कर्तव्य के रूप में 51 काम में शामिल किया गया। और अनुच्छेद 45 में शामिल ये किया गया कि जो 6 वर्ष से कम आयु के बालक हैं उनको राज्य का कर्तव्य होगा कि वो शिक्षा दिलाए। ठीक है, और ये अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होते हैं। ठीक है, ये संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978। आते हैं अनुच्छेद 22 की तरफ। इस अनुच्छेद के 2 भाग हैं, साधारण दंड विधि और निवारक दंड विधि। मतलब इस अनुच्छेद में क्या है ना, जो गिरफ्तारित व्यक्ति है, जिसकी कैदी होगी, गिरफ्तार व्यक्ति है, उसके अधिकार की बात की गई है। तो उसके अधिकार एक साधारण दंड विधि के अधीन जब गिरफ्तार होगा तो क्या अधिकार होंगे, जब निवारक निरुद्ध अधिनियम जो है उसके अधीन गिरफ्तार होंगे तो क्या अधिकार होंगे। ठीक है, चलिए पहले एक देख लेते हैं साधारण दंड विधि के अधीन। भाई कोई अगर व्यक्ति साधारण दंड विधि के अधीन अगर गिरफ्तार हो रहा है तो भाई गिरफ्तारी के कारणों से जानने का अधिकार है। इसके अलावा उसे अपनी रुचि के जो वकील है उससे परामर्श और बचाव का अधिकार है। ठीक है, गिरफ्तारी के कारण अगर आप कई बार देखते हैं पुलिस वाले आए और बिना किसी कारण से उठा करके लेके चले गए,
तो भाई घर वालों को सूचना देना पड़ेगा, आस पड़ोस वालों को बताना पड़ेगा, बताना तो पड़ेगा ही। ठीक है, ये जोगिंदर सिंह के मामले में कह दिया कि आपको घर वालों को बताना पड़ेगा। मतलब कई बार आप देखते हैं एसटीएफ की कार्रवाई होती है तो आए उठा करके लेके चले गए, लेकिन घर वालों को सूचना देनी पड़ेगी। 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष उस व्यक्ति को जो गिरफ्तार है उसको उपस्थित करना पड़ेगा। भले उसके बाद अगर पुलिस रिमांड चाहती है तो भले रिमांड देगी नहीं देगी ये मजिस्ट्रेट के ऊपर है, वो न्यायिक उसमें हिरासत में रखता है या पुलिस की हिरासत में देता है, वो क्या करता है वो मजिस्ट्रेट के ऊपर है। लेकिन अगर 24 घंटे के भीतर अगर उपस्थित नहीं करते हैं तो उसी को आप कई बार अवैध गिरफ्तारी पढ़ते हैं। और अवैध गिरफ्तारी के संबंध में फिर क्या अधिकार है ये हम लोग अनुच्छेद 32 में पढ़ेंगे अभी। उपरोक्त वर्णित अधिकार किसी विदेशी को प्राप्त नहीं है या इस निवारक निरुद्ध अधिनियम के अंतर्गत जो गिरफ्तार व्यक्ति उसको नहीं है, विदेशी को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। अब लेकिन निवारक निरुद्ध अधिनियम क्या होता है, चलिए उसको समझ लेते हैं। निरोध विधि, निरोध विधि जैसे कि आप ने सुना होगा टाडा, सुना ही होगा, पोटा, रासुका, टाडा पोटा तो अब नहीं है, रासुका लेकिन है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। तो निरोध विधि में क्या है कि जरूरी नहीं है कि कोई घटना घटित हो जाए तो ही गिरफ्तारी हो, किसी को शक के बिना पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसका आशय है कि अपराध होने से रोकना। इस बात को समझिए, निरोध विधि क्या होती है। मान लीजिए कि एक कोई व्यक्ति एक्स है, पुलिस को जानकारी मिली कि ये किसी रेलवे लाइन को या किसी मेले में बम विस्फोट करना चाहता है, तो पुलिस सिर्फ शक के आधार पर ही गिरफ्तार कर लेगी और 3 माह से तक गिरफ्तार कर सकती है। और इस 3 माह में उसे इसके जो खिलाफ है जो साक्ष्य है वो देना पड़ेगा। अगर साक्ष्य दे दिया तो मामला आगे चलेगा, साक्ष्य नहीं दिया तो उसके बाद गिरफ्तारी खत्म हो जाएगी। लेकिन 3 माह से ज़्यादा अगर रखना है, मान लीजिए 3 माह में कुछ साक्ष्य तो मिल पाए लेकिन कुछ साक्ष्य ऐसे नहीं है जो पूरी तरीके से व्यक्ति को अपराधी घोषित करते हों, तो इसके लिए भाई उच्च न्यायालय से के जो न्यायाधीश हैं उनसे संबंधित एक बोर्ड बनेगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, उच्चतम नहीं बोल रहा हूँ, गलती से वो निकल गया है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ बार बार और यहाँ लिख दे रहा हूँ उच्च न्यायालय, ठीक है, उच्चतम नहीं। हाँ, वरना एक गलती से बहुत कभी बहुत गलतफहमी हो जाती है, मैं इस बात को 2-3 बार बोल दे रहा हूँ। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनसे संबंधित एक बोर्ड बनता है, वो तय करता है कि भाई गिरफ्तारी 3 माह से अधिक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये 3 माह का समय इससे ज़्यादा हो सकता है। इसकी 2 कंडीशन है, एक तो आपने सुन लिया कि उच्च न्यायालय से संबंधित जो न्यायाधीश हैं वो अगर उनका बोर्ड अगर कह देता है कि हाँ गिरफ्तारी हो जाए। दूसरा और है, क्या है कि संसद जब कानून बनाए तो उसमें वो 6 महीना 1 साल जो भी नियत तिथि कर दे वो 3 माह से अगर ऊपर है तो उसको माना जाएगा। जैसे कि पोटा में आपको बता दूं कि 6 माह था, ठीक है। तो यहाँ पर 3 माह से अधिक का कंडीशन क्या है, सिर्फ 2, या तो न्यायाधीश वाला बोर्ड कह दे कि 3 माह से अधिक गिरफ्तारी कर सकते हैं, जरूरी है, या संसद जब कानून बनाए इस तरीके का निवारक निरोध अधिनियम बनाए तो उसी में ही गिरफ्तारी की जो तिथि है, जो अवधि है, तिथि नहीं अवधि है, वो निर्धारित कर दे, जो कि 3 माह से अधिक हो तो भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक मेन बात जो अभी आपको यहाँ पर ध्यान देनी चाहिए, जो किताबों में मिलती है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन से ये अवधि घटा के 2 माह तो कर दी गई है, लेकिन राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात भी अभी से लागू नहीं किया गया है। तो कुल मिलाकर अगर आपसे निरोध की अवधि पूछा जाएगा तो आप जवाब देंगे 3 माह, ठीक है। गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक हित के आधार पर मना भी किया जा सकता है। मतलब जो व्यक्ति है बम विस्फोट की जो सोच रहा है उसको कारण इसलिए नहीं बताएंगे या और भी चीज़ें पब्लिक में इसलिए भी नहीं बताएंगे कि इससे संबंधित जो और लोग हैं कहीं वो भाग ना जाए, अंडरग्राउंड ना हो जाए, इसलिए निरुद्ध व्यक्ति को जल्द ही अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। तो ये रहा अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। ये लिंक है आपका ब्लॉग का, हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये समूह टेलीग्राम समूह का लिंक है, उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।